1944 का समय था। ब्रुकलिन शहर की गलियों में एक 10 साल का लड़का तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी, रुको। वो लड़का रुक गया। कुछ ही पलों में एक शख्स उस लड़के के करीब आया और बोला, चंद्र ग्रहण होने वाला है, तुम्हें चर्च में होना चाहिए। तुम्हारे परिवार के ज़्यादातर लोग इस वक्त चर्च में हैं। लड़के ने जवाब दिया, चंद्र ग्रहण के लिए मैं चर्च के अंदर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहता हूँ, इसलिए सामने के खुले मैदान की ओर जा रहा हूँ। ये लड़का कार्ल सैगन था। कार्ल सैगन का जन्म 9 नवंबर 1934 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। कार्ल सैगन को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी थी। जब ज़्यादातर लड़कों की पॉकेट मनी मौज मस्ती में खर्च होती थी, कार्ल सैगन ने अपने जेब खर्च से टेलीस्कोप खरीदी और इस छोटी सी टेलीस्कोप से वो रात को घंटों बैठकर आकाश में टिमटिमाते सितारों को ऑब्जर्व किया करते। 1955 में कार्ल सैगन शिकागो यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट हुए। 1956 में फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली और 1960 में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी किया। कार्ल सैगन द्वारा रचित कॉन्टैक्ट और द डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड साइंस और साइंटिफिक सोच पर आधारित उत्कृष्ट किताबें हैं। कार्ल सैगन जो भी लिखते थे दिल से लिखते थे और सैगन के लेखन के केंद्र में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता होती थी। अपने जीवन काल में सैगन ने 600 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 20 से ज़्यादा किताबें लिखी। 1980 में जब भारत में टेलीविज़न आया, तब महाभारत और रामायण जैसे मिथकों का टेलीविज़न के माध्यम से प्रसार हुआ। यही वो दौर था जब भारतीय समाज के अंदर वैज्ञानिक चेतना का सत्यानाश करने में टेलीविज़न ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन 1980 में अमेरिकन टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कॉस्मोस ए पर्सनल वॉइस एक अद्भुत धारावाहिक था। इस धारावाहिक के जरिए कार्ल सैगन यूनिवर्स को वैज्ञानिक नज़रिए से समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज के अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ साइंटिफिक टेम्पर के लिए सरकारों ने ईमानदारी से काम किया। कार्ल सैगन की कोशिशों से ही 1984 में सेटी जैसी संस्था बनी, जिसका मकसद था दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश। वाइजर 1 अंतरिक्ष यान को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। 14 फरवरी 1990 को वाइजर 1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर था और उसने धरती की ऐतिहासिक तस्वीर खींची। सुदूर आकाश में एक मामूली सा नीला बिंदु, ये हमारी पृथ्वी है। इस ब्लू डॉट की इतनी सुंदर और सही व्याख्या कार्ल सैगन के अलावा दूसरा कोई न कर पाया। इस ब्लू डॉट को देखकर कार्ल सैगन के दिल से जो आवाज़ निकली वो ये थी। वो कहते हैं, इस बिंदु को फिर से दोबारा देखें, वो हमारा घर है, वो हम हैं, इस पर वो सभी लोग रहते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, जानते हो, सुनते हो। हमारी खुशी, हमारी वेदना, हमारे धर्म, मत, विचार, शिकार और शिकारी, नायक और खलनायक, सभ्यताओं को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, राजा और किसान, प्यार में डूबे युवा, प्रत्येक माता पिता और उनके प्रत्येक बच्चे, आविष्कारक और खोजी, नैतिकता के शिक्षक और भ्रष्ट नेता, हर एक सुपरस्टार और महान नेता, हर संत और हर पापी, सब कुछ जो हमारे इतिहास में हुआ इस मामूली से नीले बिंदु के भीतर ही हुआ, जो सूर्य के प्रकाश में दिखने वाले धूल के कण के समान है। हम सब तारे की धूल हैं और एक दिन इसी धूल में मिल जाएंगे। इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी बहुत ही छोटी है। इसी छोटी सी धरती पर पैदा हुए उन शासकों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस बिंदु के किसी हिस्से पर कब्जा करने के लिए खून की नदियां बहा दी थी और एक मत ने दूसरे मत के साथ क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी थी। वो बर्बर कबीले और उनके नेता आएं और देखें अपनी औकात कि वे कितनी अज्ञानता से भरे थे। एक दूसरे को मारने की कैसी सनक भरी थी उनके दिमागों में, कितनी घिनौनी थी उनकी नफरत। हमारा दिखावा, हमारा अहंकार और ये भ्रम कि इस ब्रह्मांड में हम खास जाति से हैं, इस बिंदु ने ये सभी भ्रांतियाँ तोड़ दी हैं। हमारा ग्रह इस अनंत अंधेरे ब्रह्मांड में एक अकेले कण के बराबर है। यूनिवर्स के इस कठोर विस्तार में दूर दूर तक
कोई संकेत नहीं है कि कोई हमारी मूर्खता और हमारी अज्ञानता से हमें बचाने आएगा। अभी तक ये पृथ्वी ही है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जीवन पनप रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम रह सकें। इसलिए इस पृथ्वी के बारे में हमारी चिंताएं सर्वोपरि होनी चाहिए। फिलहाल तो यही सच है, आप इसे पसंद करें ना करें, लेकिन धरती ही एकमात्र जगह है जहाँ हमारा वजूद है। एस्ट्रोनॉमी हमारे घमंड को तोड़ देता है। धूल के कण बराबर की ये तस्वीर मानव अहंकार को धूल में मिला देती है। ये तस्वीर इंसान के रूप में हमारी जिम्मेदारियां तय करती है कि हमें एक दूसरे से और भी ज़्यादा कृतज्ञता और नम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम इस धरती को इंसानियत के लिए संजो कर रख सकें। एक बार और इस तस्वीर को देखें, ये नीला सा मामूली बिंदु सच में हमारी यही धरती है जो हमारा एकमात्र घर है। जब मैंने पहली बार कार्ल सेगन की इन खूबसूरत लाइनों को पढ़ा था, तब मैं हिल गया था। मेरी आंखें भर आई थीं। काश दुनिया के हर स्कूल में सुबह की प्रार्थनाओं की जगह कार्ल सेगन की इन लाइनों को पढ़ाया जाता, तब शायद इस दुनिया से इंसान और इंसान के बीच की नफ़रतें ख़त्म हो जाती और कार्ल सेगन की इन खूबसूरत लाइनों की तरह ये धरती भी खूबसूरत हो जाती। कार्ल सेगन के इस महान विचार के बाद उनसे उनके धर्म को लेकर लगातार सवाल किए जाते रहे, क्योंकि इस वक्त तक कार्ल सेगन को एक नास्तिक के तौर पर देखा जाने लगा था। तो क्या कार्ल सेगन सच में नास्तिक थे? जी हाँ, कार्ल सेगन विशुद्ध तौर पर नास्तिक ही थे, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर खुद को एक एग्नोस्टिक के रूप में जाहिर किया है। एग्नोस्टिक या हिंदी में कहें तो अज्ञेयवादी वो शख्स होता है जो ईश्वर के होने या ना होने को लेकर ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाता। ईश्वर के होने को लेकर धर्म के दावे वैज्ञानिकता के पैमाने पर दम तोड़ देते हैं। इसलिए एक एग्नोस्टिक धर्म के खुदाओं को नहीं मानता, लेकिन वो ईश्वर के ना होने का भी प्रमाण ढूंढता है। इसलिए वो ईश्वर को पूरी तरह नकार नहीं पाता। 1993 में एक आयरिश रिपोर्टर ने कार्ल सेगन से पूछा, आप ईश्वर को कैसे देखते हैं? कार्ल सेगन ने जवाब दिया, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान एक सफ़ेद दाढ़ी वाला पुरुष होगा जो 7वें आसमान पर कहीं एक सिंहासन पर बैठा इंसानों को घूर रहा होगा। ये बेहद बचकानी बात है। दूसरी ओर बारूच स्पिनोज़ा और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ईश्वर है जो भौतिकी के नियमों से बंधा हुआ है। मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि सफ़ेद दाढ़ी वाले और मनुष्य के भाग्य को नियंत्रित करने वाले किसी ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिजिक्स के नियमों का अस्तित्व तो है। यदि कोई फिजिक्स के नियमों से ऊपर है तो वो ईश्वर ही होगा। लेकिन फिर से मुझे अफसोस है कि ऐसे किसी तत्व के भी कोई सबूत नहीं है जो फिजिक्स के नियमों से ऊपर हो। 1995 में एक ब्रिटिश पत्रकार ने कार्ल सेगन से सवाल किया, ज़्यादातर लोग आपको एक नास्तिक वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं और आपकी नास्तिकता की वजह से कुछ लोग आपको नापसंद भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अंदर से एक आस्तिक हैं, लेकिन अपनी आस्तिकता जाहिर नहीं करते। इस सवाल के जवाब में कार्ल सेगन ने कहा, मैं धर्मों के खुदाओं के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये भी स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कि इस यूनिवर्स के आगे कुछ नहीं। यदि यूनिवर्स अनंत है तो इस यूनिवर्स के आगे किसी ईश्वर के होने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन यदि यूनिवर्स की कोई सीमा है तो उस सीमा के परे कोई है या नहीं, इस बारे में भी मैं यकीन से नहीं कह सकता। मेरी इस दुविधा के लिए आप मुझे एग्नोस्टिक कह सकते हैं। सितारों की धूल से बने कार्ल सेगन 20 दिसंबर 1996 को सितारों की धूल में विलीन हो गए और अपने पीछे विचारों की वो महान पूंजी छोड़ गए जिसके जरिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता के पथ पर चलने वाले मेरे जैसे तुच्छ प्राणी हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। कार्ल सेगन की मौत के 5 साल बाद सेगन की पत्नी एन ड्यूयन ने एक सवाल के जवाब में कहा, जब मेरे पति की मृत्यु हुई उस वक्त तक वो दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुके थे और दुनिया ये भी जानती थी कि वे आस्तिक नहीं थे। फिर भी बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपके पति अपने आखिरी वक्त में बदल गए थे, मतलब कि आस्तिक हो गए थे। तो मैं उन्हें कहती हूँ
कि नहीं, मेरे पति वैज्ञानिक सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों से समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे आखिरी सांस तक वही रहे जो वो थे। धर्मों के पास ईश्वर का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। ईश्वर से जुड़ी तमाम कहानियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम से ज़्यादा और कुछ नहीं है। कार्ल सेगन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। असाधारण दावे असाधारण प्रमाण की मांग करते हैं। मतलब कि बिना सबूत के किसी भी दावे को स्वीकार करना वैज्ञानिक सिद्धांतों की हत्या करने के बराबर है। आपका दावा जितना बड़ा होगा, आपको सबूत भी उतना ही बड़ा देना होगा। कार्ल सेगन के इस दृष्टिकोण के आगे धर्मों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दावे दम तोड़ देते हैं। धर्म नंगा हो जाता है। इसी वजह से 1997 में कार्ल सेगन को वेटिकन ने नास्तिक करार दे दिया था। ईश्वर के नाम पर धर्म बने हैं और धर्मों के नाम पर धार्मिक गिरोह समाज का खून चूसने में लगे हैं। हिंसा, गरीबी और अंधविश्वास, ये धर्मों की 3 महान उपलब्धियां हैं। जिस समाज में वैज्ञानिक चिंतन की कमी होती है, धार्मिक गिरोह वहीं पनपते हैं। कार्ल सेगन ऐसे व्यक्ति थे जो मानवता के उत्थान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबसे जरूरी तत्व मानते थे। कार्ल सेगन का विश्वास था कि एक साइंटिस्ट अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ नहीं चल सकता या साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ नहीं सोच पाता, तो वह साइंटिस्ट होकर भी मानवता का नुकसान ही करता है। डॉक्टर, टीचर, नेता या अफसर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते तो वह समाज का भला नहीं कर सकते। समाज की तरक्की के लिए समाज के हर व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना उतना ही जरूरी है जितना कि नैतिकता और सदाचार का होना जरूरी है। जो समाज तर्कवाद के रास्ते पर चलना नहीं सीख पाता, गरीबी, अंधविश्वास और हिंसा उस समाज की विडंबना बन जाती है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।